नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां पर ढेर सारी खबरें आपके काम की, आपके फायदे की और वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 40। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का जमकर हंगामा। नीतीश कुमार का विवादास्पद बयान, बोले जो शराब पिएगा वो तो मरेगा। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। आज संसद में फिर हुआ हंगामा, कभी चीन के मुद्दे पर तो कभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन में आए ब्रिटेन और फ्रांस, यूएई का भी भारत का साथ रूस और अमेरिका पहले ही भर चुके हैं हामी। अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड के बयान से मायूस हो गया बाजार। वीकली एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट का शिकार, सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% टूटे। तवांग में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, चीन से सटी सीमा पर राफेल और सुखोई की दहाड़। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी दिखा रहे हैं अपना दम। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ेंगे अर्जेंटीना और फ्रांस। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। रविवार को होगा सबसे बड़ा मुकाबला। और अब मैकडॉनल्ड्स पर बर्गर के साथ साथ मिलेगा संगीत का मजा। कंपनी लॉन्च करेगी अपना म्यूजिक प्लेटफॉर्म, जुड़ेंगे बड़े सिंगर्स। कार्तिक आर्यन को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। तो आज खबरों में बिहार के शराब कांड के बहुत ज्यादा चर्चे हैं, क्योंकि इससे अब कोहराम मच गया है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 40 लोगों की मौत होने की खबर है। आपको मालूम ही होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके ये घटना घटी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत भी काफी गर्म है। बिहार विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा खट रहा है। बीजेपी विधायकों ने वेल में आज जाकर प्रदर्शन कर डाला। विधान परिषद में भी बीजेपी एमएलसीज ने राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आए थे। शराब कांड की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इस मामले में नीतीश कुमार ने एक विवादास्पद बयान भी देकर मामले को अब और गर्मा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत के मामले में नीतीश कुमार का बचाव कर लिया है। उन्होंने दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े गिनाए कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। इधर बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार वार कर रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से बिहार की जनता से माफी मांगने के लिए कहा है। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई। तो बिहार में आखिर कौन है जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर जरूर जुड़िए। बिहार शराब कांड, नशे में कौन है? चले लगे हाथों बात कर लेते हैं संसद की, जहां पर इस शराब कांड के तो चर्चे गूंजे ही, लेकिन बाकी बातों को लेकर भी आज रुक रुक कर हंगामा होता ही रहा। पहले चीन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री के जवाब से निराश विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद के आज के अपडेट के लिए
और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज संसद का दिन एक बार फिर हंगामेदार रहा, क्या कुछ हुआ? देखिए, दरअसल जब आज संसद सत्र की शुरुआत हुई तो लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा हंगामा होने के आसार हैं, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि पहले से ये तय करना था कि आज सदन में हंगामा करना है। तो कुछ इस तरह से मुद्दे उठे। चीन के मुद्दे पर जब रक्षा मंत्री जवाब दे चुके थे, कल पहले ही सरकार साफ कर चुकी थी इस पर बहस नहीं कराएंगे, लेकिन आज फिर दोनों सदन जब बैठे तो वहां चीन के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों ने चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार मांग नहीं मानी और अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके ये कहा कि क्या भारत के संसद में चीन के मुद्दे पर बोलने का भी हक नहीं है क्या? और स्थिति हो गई कि दोनों सदनों से कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए। उसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, क्वेश्चन आवर आया। क्वेश्चन आवर में खासतौर से वहां पे एक सवाल यह था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो वहां पे पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे गैर भाजपा शासित राज्य यहां पे जिम्मेदार हैं। उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कई राज्य हैं जिसमें आपको पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड और तेलंगाना, जहां पे वैट नहीं घटाया गया है। वैट नहीं घटाने की वजह से इन राज्यों में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो इस वजह से ये जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वो तेल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है। इस जवाब से नाखुश हो गई विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस जवाब से संतुष्ट नहीं था और आगे चलकर इस जवाब के बाद भी हंगामा हुआ और वहां भी बहिष्कार, संसद को वॉकआउट करके चले गए। तो रुक रुक करके सदन को स्थगित करना पड़ा। किसी तरीके से कुछ चंद मोर्चे पर कामकाज होता हुआ दिखा संसद का दोनों सदनों में। जी शुक्रिया। कुछ कामकाज हुआ कह रहे हैं लक्ष्मण रॉय, अच्छी बात है, लेकिन हंगामेदार रहा आज का दिन। यही सवाल बनता था वैसे कि हंगामा तो हुआ, कुछ काम भी हुआ क्या? बहरहाल एक और अहम खबर का रुख करते हैं। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच भारतीय वायुसेना आज से 2 दिन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में युद्ध अभ्यास कर रही है। वायुसेना के बेस्ट फाइटर जेट चीन से सटी सीमाओं पर अपना एक्शन दिखा रहे हैं। राफेल, सुखोई, अपाचे और चिनूक जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। वायुसेना अपने सभी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस युद्ध अभ्यास का किसी भी प्रकार से चीन से संबंध होने का वायुसेना ने इनकार किया है। यह अभ्यास अपनी क्षमता आजमाने का एक तरीका है, मगर यह युद्ध अभ्यास चीन को एक सीधी चेतावनी भी जरूर है कि भारत से भिड़ना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता आया है। इसके अलावा यूएई ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस पहले ही भारत को अपना इस मामले में समर्थन दे चुके हैं। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की लंदन हाई कोर्ट से झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के मामले में 2018 में भारत से भाग गया था। उसने तर्क दिया है कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो वो आत्महत्या कर सकता है। नीरव मोदी इस समय लंदन की वेंडसवर्थ जेल में है। अब उसके पास ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है कि वो अपने प्रत्यर्पण को रोक पाए। चलिए बात कर लेते हैं अब एक बार एयरपोर्ट कंजेशन की। 2-3 दिन से मामला बहुत गर्म है और अब इसको लेकर सरकार का एक्शन और अलर्ट मोड लगातार जारी है। कंजेशन के मुद्दे पर आज गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई। बैठक में एयरपोर्ट में स्थिति सुधारने के अलावा इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो क्या रहा बैठक में खास बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, बैठक हुई, सुना है कि काफी अधिकारियों को तलब किया गया था एयरपोर्ट से, जीएमआर वालों को भी बुलाया गया था। क्या कुछ निकल कर आया? क्या कोई सॉल्यूशन, बड़ा फैसला इस बैठक से? जी, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट में आज की जो स्थिति है उसकी जानकारी दे दूं तो आज स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय लग रहा है एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर सिक्योरिटी पॉइंट को क्रॉस करने तक में जो लगने वाला समय है पैसेंजर्स के मुताबिक वो उसमें काफ़ी कटौती हुई और ये साफ है कि जो असर पिछले कुछ समय में सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनका दिख रहा है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई होम मिनिस्ट्री में, जिसे होम सेक्रेटरी ने चेयर किया और उसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसके अलावा CISF और दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े जो अधिकारी हैं वे शामिल हुए।
जो मुद्दा रहा वो रहा किस तरीके से CISF की डिप्लॉयमेंट को बेहतर बनाया जा सके एयरपोर्ट्स पे। और एक जो मुद्दा था वो है कि करीब 1200 और CISF के जो जवान हैं उनकी तैनाती की जाए जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे। इस वक्त हम बता दें कि 5000 के करीब CISF जवान तैनात हैं एयरपोर्ट्स पे। इसको बढ़ाने की बात हो रही है क्योंकि अलग अलग नए गेट्स, सिक्योरिटी, नए पॉइंट्स को खोलने के लिए इन नए जवानों की जो है तैनाती ज़रूरी है। एक और जो डिसीजन लिया गया वो ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट के T3 में जो CISF का ऑफिस है उससे डिसमेंटल करके 2 नए सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यानी कि 28 दिसंबर के बाद से जो योजना बनाई गई है करीब 20 सिक्योरिटी एंट्री पॉइंट्स होंगे जहां CISF के जवान तैनात होंगे। यानी कि जो ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट्स का मतलब हुआ कि जो यात्रियों की लाइन है वो छोटी हो जाएगी। इस पर विचार किया गया। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी भी वहाँ पे शामिल थे और इस बात पर चर्चा की कि किस तरह जो विदेश से आने वाले जो लोग हैं भारत में उन्हें ज़्यादा हैसल ना हो, इसके लिए जो इमिग्रेशन पॉइंट्स है वहाँ पे क्राउड मैनेजर्स भी रहें और वहाँ पे गाइड करने वाले लोग भी रहें। इस पर भी चर्चा की गई। एक और चीज़ जो आज डेवलपमेंट हुआ वो है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जिसमें कि जो दिल्ली एयरपोर्ट के जो CEO हैं उनको शामिल होना था लेकिन वो उनका अटेंडेंस नहीं हो पाया, जिस पे कि नाराज़गी भी व्यक्त की गई पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से की तरफ से। जो बाकी अधिकारी हैं वो शामिल हुए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। अभी वो बैठक चल ही रही है लेकिन आज डायल CEO की जो अनुपस्थिति रही वो उससे खुश नहीं दिखी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। चलिए, तो काफी कुछ हुआ है यहां पर और ये कंजेशन हटाने की कवायद जारी है दिल्ली एयरपोर्ट पर। दूसरे एयरपोर्ट्स की भी आपको अपडेट देते रहेंगे लेकिन फिलहाल ये बात थी दिल्ली एयरपोर्ट की। और अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी गिरावट रही है। अमेरिका में ब्याज दरों पर आई फेड की कमेंट्री के बाद बाजार काफी मायूस थे। तो आज सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट गिर गया, वहीं 61,799 पर बंद हुआ है। तो निफ्टी 245 पॉइंट गिरकर 18,415 पर जाके टिका। आज IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। मार्केट का हाल बताने के लिए हैं हमारे साथ सुमित। तो सुमित, सबसे ज्यादा पिटाई या सबसे ज्यादा मार्केट किन सेक्टर्स में मचती हुई दिखाई दी आज? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में बड़े बड़े नाम नहीं थे इतने, या इतना बड़ा गेन नहीं था। तो एक एक करके तमाम गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, SBI लाइफ, सन फार्मा, जहां पर कुछ हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सेल ऑफ तेज था आज IT के अंदर। तो उसमें टेक महिंद्रा लीड कर रहा था जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थे निफ्टी में। इसके अलावा टाइटन, इन्फोसिस, ग्रासिम, ये कुछ और ऐसे नाम थे जो कि निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तेज बिकवाली IT स्पेस जिसको लीड कर रहा था टेक महिंद्रा करीब 4% नीचे रहा। मिड कैप में लीड कर रहा था लिंडे इंडिया, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गुजरात गैस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी और करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी यस बैंक के अंदर भी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 5% नीचे, यूनियन बैंक 5% नीचे और पूना वाला फिनकॉर्प करीब 4% के आसपास बिकवाली आज यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज IT में प्रेशर था तो तमाम शेयरों में प्रिवेल कर रहा था। टेक महिंद्रा 4% नीचे, कोफोर्स 3% नीचे, L&T, इन्फोटेक माइंट्री करीब 2.5% नीचे और इन्फोसिस रफली 2.5% के आसपास ही बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज प्रेशर का दिन था लेकिन एक्सपायरी भी है तो कुछ भी कहना मुश्किल होता था। कल माइट एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने क्रेडिट स्विस इंडिया के MD और इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं और सरकारी बैंकों पर नजरें सबकी बनी रहेंगी। नीलकंठ जी, बताइए फिर 2023 को आप कैसे देख रहे हैं? 2022 में तो इंडियन मार्केट ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़े बाजारों में एक जो टॉप कुछ बाजार है उनमें हमारा नाम शामिल है और उस समय जब US मार्केट में इतनी बड़ी डिक्लाइन आई, अब कैसा लग रहा है आपको? वैल्यूएशन के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं, ग्रोथ के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं? कुछ कंसर्न्स हैं क्या जब हम 2023 में जा रहे हैं? तो पिछले 12 महीने में इंडिया की परफॉर्मेंस मतलब पूरी तरह से डिलीवर हुई है प्रीमियम एक्सपेंशन से। ये इंडिया का PE प्रीमियम वर्ल्ड के लिए बढ़ गया और जो फॉरवर्ड अर्निंग्स थी वो ग्रो की। ग्लोबल PE जो है वो गिरता रहा। मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में ग्लोबल PE मल्टीपल यहां से बहुत इंप्रूव नहीं होगा। हो सकता है यहां से और गिर ही जाए। तो बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा कहना है दिलीप भट्ट साहब का। CNBC आवाज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करेंगे। साथ ही उन्होंने गिरावट पर सरकारी बैंकों में निवेश की सलाह दी है। मुझे लगता है मार्केट में बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इंडियन मार्केट्स जरूर इन द लॉन्ग टर्म अच्छे रहेंगे। FIs को इंटरेस्ट जरूर आएगा,
लेकिन अगर हम इस करंट कंडीशन में देखें तो वैल्यूएशंस आर नॉट चीप। तो एक पैराडॉक्स काइंड ऑफ सिनेरियो है कि मार्केट अच्छे लगते हैं लेकिन स्टॉक्स सस्ते नहीं हैं। और यहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमी है वो बहुत ही मिक्स्ड है एट द मोमेंट, गुड इन पार्ट्स एंड नॉट सो गुड इन पार्ट्स, बट ओवरऑल अवर गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी कमेंडेबल जॉब to see that how the economy really forges ahead। लेकिन इन सबको और जिस तरह से ग्लोबल हेडविंड्स को हम देख रहे हैं और जहां पर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे बाजार में भी we should remain cautious from the current levels। It can cross the previous high, but whether it will sustain or not, वो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं इस लेवल से आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच एंड नॉट बी रियली इन अ हरी टू कमिट इन द मार्केट फ्रॉम दीस लेवल्स। उत्तर भारत में दिसंबर के महीने में आमतौर पर दिन रात ठंड महसूस होती है, पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार ठंड थोड़ी देर से आई। आज सुबह दिल्ली का तापमान जरूर 6 डिग्री तक लुढ़का। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उत्तर भारत में सर्दी सामान्य से थोड़ी कम रहने की संभावना है, आशंका है। इस पर मौसम विभाग के साइंटिस्ट आर के जेनामणि से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हम दिसंबर के मध्य में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ज्यादा सर्दी देखने को नहीं मिली। हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट आर के जेनामणि है। सर, ये जानना चाहेंगे इस वक्त इस साल दिसंबर के हम मिडल में है, लेकिन अभी तक इतनी ज्यादा सर्दी हमें देखने को नहीं मिली। कितनी सर्दी इस बार रहेगी अब दिल्ली में या उसके नॉर्थ में पूरे? नहीं, आज जो स्थिति है वो तो आगे ऑलमोस्ट मतलब जैसे 6.4 है, 6.4 है, तो नॉर्मल से बिलो है 1 डिग्री। और पंजाब में थोड़ा कोल्ड वेव कंडीशन बन सकता है। जो ठंड है वो गेहूं की क्रॉप के लिए काफी ज्यादा चाहिए होती है, तो आपको लगता है कि गेहूं की क्रॉप नहीं, गेहूं का क्रॉप में तो मेरे ख्याल से जो ऐसे वाली गर्म नहीं चल रहा है कि गेहूं का क्रॉप को अफेक्ट करेगा। आप देखेंगे तो रेंज तो ठीक है ना। जो तापमान 28 डिग्री एक दिन चला गया था, बट इट इज कम डाउन ना 25 डिग्री। सो ओवरऑल तो ठीक ठाक है। आई डोंट थिंक, लेकिन देखना पड़ेगा आपको फरवरी मार्च का जो है ना वो मेजर करता है। लास्ट ईयर आप सभी को मालूम होगा, वो मार्च महीना में गर्मी का वजह से व्हीट प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम हुआ, जो 10%। सो वो मार्च में तो बहुत आगे है, बट ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसे कुछ स्थिति है। तो चलिए, ठंड इस बार थोड़ी कम पड़ी है और देरी से भी आई है। क्या ठंड उतना कहर दिखाएगी आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन आज का कंज्यूमर अड्डा क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के पेपर्स में बड़े बदलाव कर दिए हैं। कहना यह है कि अब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, बच्चों को अपनी समझबूझ से जवाब देने होंगे। तो सीबीएसई का नया पैटर्न क्या पहले से कितना अलग है, स्टूडेंट कैसे इसकी तैयारी करेंगे और किन बातों का ख्याल रखेंगे, सारी बातचीत आज शाम 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा। सीबीएसई न्यू पैटर्न कितना होगा अलग। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी पर चल रहे 1 महीने लंबे महोत्सव में अपने आप में भव्य और खास है पूरा महोत्सव। दान की जमीन पर सिर्फ दान के पैसों से बने प्रांगण में कौन गरीब और कौन अमीर, बड़े से बड़े करोड़पति परिवार मन में सेवा भाव लेकर माली, सफाई कर्मी और गाइड का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने जायजा लिया महोत्सव का और बात की ऐसे ही कुछ सेवा कर्मियों से। सेवा करने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, कोई मिलियनर है, कोई पायलट है, कोई विदेश में वहाँ एजुकेशन की सेवा दे रहा है। तो आइए हम सबसे रूबरू होते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अच्छा, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करती है और आप यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है? जी, मैं अजमेरा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ सभी सेवा के लिए जुड़े हैं। हमारे फैमिली में से अभी 53 जन सेवा में आए हुए हैं और हम सब प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव के लिए खूब ही आतुरता पूर्वक 5 साल से वेट कर रहे थे कि कभी ये मौका मिले गुरु ऋण अदा करने का। पायलट्स भी है जो कभी भविष्य में आप उनको जेट उड़ाते हुए पर देखेंगे। आप बताइए कि आप प्लेन क्यों नहीं उड़ा रही और आप यहाँ सेवा करने के लिए आई है? जय स्वामीनारायण, मैं मिहाली मोदी हूँ एंड अभी मैं फ्रेशर पायलट हूँ। तो जॉब ओपनिंग्स धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, पर प्रमुख स्वामी महाराज हमारे प्यारे गुरु जी का शताब्दी महोत्सव सेलिब्रेट करना है, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब अभी सब कुछ होल्ड पे रखती हूँ और जनवरी के बाद, शताब्दी महोत्सव के बाद ही मैं अप्लाई करूँगी। आप कहाँ से आ रही है और यहाँ क्या सेवा दे रही है?
I'm here from Robbinsville, New Jersey in USA, and I'm here to do Seva. I do Seva full time in the United States, and I'm doing Seva here for Shatabdi Mahotsav. जय स्वामीनारायण। मैं मुंबई से आ रही हूँ, अजमेरा परिवार से हूँ और यहाँ 1 साल से शताब्दी की सेवा चल रही है। सब बच्चे बड़े घर के सभी सदस्य लोग बहुत आतुरता से वेट कर रहे थे, पूरे संस्था के लोग तो 1 साल से सब सेवा में जुटे हुए हैं। जय स्वामीनारायण। मैं बॉम्बे से आ रही हूँ, अजमेरा परिवार से आ रही हूँ। मेरा नाम हेतल संजय अजमेरा है और यहाँ पे आके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सेवा के, लेकिन सभी डिपार्टमेंट अपने ही है। जो डिपार्टमेंट में सेवा जो भी अवेलेबल है वो सभी सेवा हम करते हैं। तो पद और प्रतिष्ठा को साइड में रखते हुए ये लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और तभी हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा महोत्सव है वो सफल होने ही वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और सेवा भाव से दूर दूसरी दुनिया की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। जीओएम के हेड कोनार्ड संगमा ने कहा है कि रिपोर्ट पर सभी सदस्यों की सहमति अभी नहीं बन पाई है और सभी सदस्यों की राय के साथ रिपोर्ट को वित्त मंत्री को सौंपा गया है। इस रिपोर्ट को समीक्षा 17 दिसंबर को होगी। मामला है जीएसटी का। I have just met the Honorable Finance Minister and I have submitted the report of the GOM on the casinos, horse racing and online gaming. तो आवाज समाचार के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हाँ आपसे कुछ ही देर बाद इन्हें 5:57 पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आज का मुद्दा है सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न का। 10वीं और 12वीं में नए तरह की एग्जाम। यहाँ पर कह रहे हैं कि रट्टा लगा के आएंगे तो काम नहीं बनेगा। आखिर फिर क्या करना होगा? 30 से 40% तक प्रश्न अब नए तरीके के होंगे। पूरा विश्लेषण आज शाम को कंज्यूमर अड्डा में।